नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम कुमार बिल्स मोड आईएएस की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पॉलिटी, जिसे राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था भी कहते हैं, उसको इस वीडियो में हम समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें पॉलिटी को पढ़ना चाहिए और पॉलिटी के जो चैप्टर है वो एक दूसरे से किस प्रकार को रिलेटेड है। इस क्रम में दोस्तों, अगर पॉलिटी को हम दो भागों में बांट लेते हैं तो इसे समझने में हमें काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे कि हम बता दें कि राज व्यवस्था पहले ही भी बता चुके हैं, किसी देश की शासन व्यवस्था को ही हम लोग राज व्यवस्था कहते हैं या शासन व्यवस्था कहते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग ये मान लेते हैं जिसके हम तत्व के रूप में इसे रहते हैं, जिसे एलिमेंट कहते हैं। इसका एलिमेंट कौन कौन है, इसके भाग कौन कौन है, तो तत्व पहला भाग में देखेंगे। दूसरे भाग को बी हम मान लेते हैं और इसको हम लोग घटक यानी कंपोनेंट के रूप में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राज व्यवस्था में राष्ट्र राज का होना जरूरी है। अगर हम पॉलिटी शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं तो पहले शासन प्रणाली किसके लिए पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्र का होना सबसे पहले जरूरी है। और राष्ट्र या राष्ट्र राज, कहीं कहीं आप राज्य की अवधारणा भी पढ़िएगा, कहीं राष्ट्र की अवधारणा भी पढ़िएगा। यहाँ राज की अवधारणा का तात्पर्य सीधे और राष्ट्र से है, न कि किसी राज्य से है। तो दोस्तों, किसी भी शासन प्रणाली पढ़ने के लिए वहाँ नेशन होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए। और राष्ट्र राज की अवधारणा किसे कहेंगे, आखिर हम राष्ट्र किसे मानेंगे, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिससे राष्ट्र राज की अवधारणा हमें मालूम होती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र राज की अवधारणा में उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अगर उस देश का निश्चित भूभाग है तो वो राष्ट्र राज की अवधारणा में पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, वहाँ जनसंख्या होना चाहिए। मान लीजिए भूभाग है, जनसंख्या है ही नहीं। जैसे अंटार्कटिका में हम देखते हैं, अंटार्कटिका में तो पूरा का पूरा ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन पर कोई रहता नहीं है, तो वहाँ कोई किसी तरह का राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरा चीज़, इसके बाद जनसंख्या के बाद तीसरा चीज़, हमें सरकार का होना जरूरी है। उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए, उस जनसंख्या के कल्याणकारी कार्य के लिए एक सरकार का होना जरूरी है। और सरकार जो होगी वो संप्रभुता होगी, संप्रभु होगी, यानी वो आंतरिक और बाह्य चीज़ों में किसी की दखल अंदाजी को नापसंद करेगी। कहने का तात्पर्य है कि सरकार हो और संप्रभु ही ना हो तो वो राष्ट्र राज की अवधारणा नहीं होगी। दोस्तों, इसमें से अगर राष्ट्र राज की अवधारणा है तो इसमें से चार चीज़ों को होना जरूरी है। अगर एक भी चीज़ इसमें से नहीं रहता है तो वो राष्ट्र राज की अवधारणा से वंचित हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर राष्ट्र हो गया तो वहाँ की शासन प्रणाली भी होनी चाहिए, यानी शासन प्रणाली कैसी हो वहाँ की। तो कुछ देशों में हम जानते हैं कि पुराने समय में राजतंत्र या कुलीन तंत्र होता था। शासन व्यवस्था जो होती थी वो कुलीन तंत्र या राजतंत्र के द्वारा होती है। कहीं कहीं देशों में आज भी नाम मात्र का राजतंत्र है। इसके बाद तानाशाही, जिसे आज भी हम देख सकते हैं कि कई देशों में आज भी तानाशाही जो होती है, ताना शासन की प्रणाली जो है तानाशाही के रूप में है। और शासन की प्रणाली जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है लोकतंत्र। जैसे कि भारत जैसे देशों में, दुनिया के पश्चिमी देशों में, कहा जाए कि वर्ल्ड के अधिकांश देशों में आज जो शासन की सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रणाली जो है वो लोकतंत्र है। और कहीं कहीं लोकतंत्र को दोस्तों, कोई कोई देश लोकतंत्र में ही दो साम्यवादी और समाजवादी इसको मानते हैं। कोई देश अपने को समाजवादी सोशलिज्म और कोई देश अपने को कम्युनलिज्म मानता है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि सोशलिज्म और कम्युनलिज्म में क्या होता है। तानाशाही राजतंत्र का उदाहरण देखिए, एक अलग से इसके बाद से हमारा वीडियो बनेगा। अभी तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमें पॉलिटी पढ़ना चाहिए और इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस किस बातों को देखना चाहिए। तो ये हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा। अगर आगे हम पढ़ाते हैं तो पहला चैप्टर हम इसको पढ़ाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि पहले आपको राष्ट्र राज क्या होता है इसकी अवधारणा मालूम होती है। राष्ट्र रहेगा तभी शासन की प्रणाली वहाँ होगी। और शासन की प्रणाली जो है, जैसे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो घटक होते हैं, ये तो हमारा तत्व दोनों था, इसका घटक जो होते हैं, ये घटक बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब यहीं से हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सा चैप्टर निकल के आता है। दोस्तों, घटक यानी कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तीन चीज़ ही पढ़ना है। मान लीजिए तीन चीज़ क्या है
कि पॉलिटी का 3 जो स्तंभ है, जो घटक जो है, पहला है कि वहाँ नागरिक हैं। सबसे बड़े है कौन? सबसे बड़ा है कि नागरिक ने क्या बना दिया? नागरिक ने संविधान बना दिया, और संविधान के अनुसार ही वहाँ की सरकार तय होती है कि सरकार कैसी हो, और संविधान ही नागरिकों को अधिकार देते हैं। यहाँ पर नागरिकों को अधिकार देते हैं, उनका कर्तव्य का बोध कराते हैं, और सरकार को उनका दायित्व को भी बोध कराते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संविधान ही दोनों के बीच समन्वय का कार्य करता है। दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिटी हम समझ पाते हैं। इसमें सबसे जो पहला हमारा चैप्टर ऑफ पॉलिटी का जो बनने जा रहा है वो है हमारा संविधान। देखिए किस तरह से पूरा पॉलिटी आप इसको समझ के किस तरह से कौन चैप्टर कौन आएगा, इसे आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर हम संविधान देखते हैं कि शासन, पहले उस 2 तरफ हम देखे थे कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या होती है और शासन की प्रणाली क्या होती है। चूंकि हमारा देश भारत में शासन की प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है 3 चीज़ का होना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो संविधान के अनुसार हो, तो संविधान के अनुसार हो, वो संविधान के अनुसार ही वहाँ नागरिकों को अधिकार मिले, और संविधान के अनुसार ही सरकार के दायित्वों का निर्धारण हो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इसे पहला चैप्टर मान लें कि संविधान, और पॉलिटी में पहला चैप्टर हम देखते हैं कि क्या है, संविधान के बारे में ही होता है कि संविधान क्या है। हम इसका परिभाषा जानते हैं कि संविधान क्या है। कहीं कहीं इससे पहले हम जानते हैं कि भारत और यूएसए जैसे देशों में संविधान लिखित रूप में है, कहीं कहीं जो है अलिखित रूप में है, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब में ये जो है अलिखित रूप में है, परंपरा के रूप में है। और अगर ये संविधान पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसमें पहला चैप्टर में हम देखेंगे कि संविधान का जो है वो निर्माण जो होता है, संविधान क्या होता है। पहला हम जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, आखिर संविधान क्या होता है। तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके अंतर्गत वहाँ की सरकार एवं नागरिकों का दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। दोस्तों, इस देखिए पहला चैप्टर हमारा यही हो जाएगा कि संविधान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, शासन पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान की ज़रूरत क्यों है, भारत जैसे देशों में आखिर संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अंग्रेज़ों ने जब हमारे ऊपर अधिकार किए, हमारे ऊपर शासन करना शुरू करे, तो वहाँ इक्वलिटी जो है नाम मात्र की रह गई। और इसी का अगर अनुभव कहा जाए तो भारतीयों ने अनुभव किया कि कल गए हमारे देश में इक्वलिटी कोई किसी का तोड़े नहीं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ। तो आखिर किसी देश में संविधान क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आखिर भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे हुई, भारतीय लोगों ने संविधान को कब से सोचा कि कब से बनाने के लिए सोचने लगे। तो उनमें हम देखेंगे 2 पार्टों में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शासन किया तो कुछ दिन तक कंपनी का शासन किए। वो 1757 से कहिए, और मुख्य रूप से कहिए कि 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1858 तक उन्होंने क्या कि कंपनी का शासन यहाँ होता है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर 1857 के विद्रोह होने के बाद 1858 से लेके और 1947 तक क्राउन का जो है शासन होता है। इस क्रम में किस तरह भारत में शासन करना चाहिए, ये चीज़ें भारतीयों ने सीखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत पर राज किया, उसके लिए कई तरह से रेगुलेटिंग एक्ट लाए, फिर भारत शासन अधिनियम लाए। इसके बाद भारतीयों ने निर्माण की प्रक्रिया की शुरू की, भारतीयों द्वारा कैसे कैसे पहल कैसे हुआ इसका, फिर अंग्रेजों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण होता है, और संविधान सभा के निर्माण जैसे कि हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में होता है 1946 ईस्वी में। और इस प्रक्रम में दोस्तों सभी विभिन्न समितियां बनती है। संविधान सभा के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी है, संविधान बनाने के लिए हमारा सोर्स क्या, कौन कौन से देशों से हम क्या क्या चीज़ संविधान में लिए हैं, और कुछ विद्वानों द्वारा संविधान सभा की आलोचना भी होती है।
और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हमारा संविधान बन जाता है तो हम संविधान सभा की संविधान की विशेषता को देखते हैं कि हमारा संविधान की विशेषता क्या है, हमारा संविधान किस प्रकार है। तो पहला चैप्टर में हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ये आप देखिए किस तरह से समझते जाइएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, इस तरह भारतीय द्वारा क्या क्या पहल किया गया, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या रही, संविधान सभा का निर्माण किया हुआ, कौन कौन सी समिति बनी इसके लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें स्रोत कहाँ से, कौन सा देश से क्या क्या लिया गया, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, और कुल मिला के अंतिम में हमारा संविधान की विशेषता क्या है। ये हम लगभग एक खंड ए में पढ़ लेंगे पूरा के संविधान का। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि संविधान की विशेषता में हम जानते हैं कि संविधान में एक प्रस्तावना है, तो इस प्रस्तावना को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। फिर कितने अनुच्छेद हैं, हमारे मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, तो ये सब चीज़ हम मूल रूप से देखेंगे। फिर अभी इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है इस चीज़ को देखेंगे। तो खंड ए हमारा यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरा जब आता है कि आखिर संविधान किसके लिए बना है, तो नागरिकों के लिए बना है। तो नागरिकों के लिए बना है तो आखिर संविधान में नागरिकों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, नागरिकों के लिए क्या क्या पढ़ना। तो पहला चैप्टर में हम लोग देखें कि संविधान के बारे में पढ़ लिए, और दूसरा चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे कि नागरिकों के जो है, नागरिकों के बारे में हमें संविधान हमें क्या क्या अधिकार दिया है। तो खंड ए में हमने संविधान के बारे में पढ़ लिया। अब खंड बी में हम लोग पढ़ेंगे नागरिक। यहीं देखिए किस तरह से संविधान को, किस तरह से पॉलिटी हमें पढ़ना चाहिए। खंड ए हो गया। खंड बी में हम आते हैं नागरिक। हमने कहा था कि तीन चीज़ें हैं, एक संविधान है, एक सरकार है, एक नागरिक है। नागरिक में आते हैं तो हम जानते हैं कि नागरिकता के बारे में पहला चैप्टर हो जाएगा कि नागरिकता क्या होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मूल अधिकार क्या होता है, कितने प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, कब कब इनमें संशोधन किया गया मूल अधिकारों में, कब इनका जो है, कब इनको रोका जा सकता है, कब इन्हें सरकार जो है इस पर युक्ति संगत कर सकती है। इसके बाद हम डीपीएसपी को देखते हैं। इसके बाद इसमें मूल्य कर्तव्य हमारा क्या है, ये हमारा बी सेगमेंट में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ बच रहा है, देखिए किस तरह से हमने पहला क्या पढ़ा कि संविधान क्या है, क्यों लाया गया, इसका निर्माण कैसे हुआ, हमारा संविधान की विशेषता क्या है। इसके बाद हम देखते हैं नागरिकता में आते हैं कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकों को मूल अधिकार मिला है, तो मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार कितने प्रकार का होता है, उसके युक्ति निर्बंधन कब लगाया जा सकता है। उसके बाद डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें मूल्य कर्तव्य पढ़ेंगे। आपका खंड बी खत्म हो गया। खंड सी जो है देखिए, अब खंड सी में हम दोस्तों देखेंगे कि हम सरकार को पढ़ेंगे, और सरकार के हम जानते हैं कि तीन रूप है, एक तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, जिसे आप जानते हैं जिसे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों विधायिका लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी है। अब इसको हम देखेंगे कि भारत में अगर इन तीनों को अलग अलग इसलिए किया गया है कि क्योंकि सभी को अलग अलग अधिकार दिए हैं, और इस अधिकार के देने का तात्पर्य ये था कि कहीं से कार्यपालिका विधायिका जो नागरिकों के अधिकारों पर कोई हनन ना कर सके, अगर हनन करती है तो उसके लिए अलग से न्यायपालिका है और उस नियम को न्यायपालिका खारिज कर देगी। दोस्तों इस क्रम में हम देखते हैं विधायक जो कार्यपालिका है वो कहिए कि विधायिका से इंटरलिंक है। भारत में जो है कार्यपालिका विधायिका से इंटरलिंक है, जबकि न्यायपालिका है पूरी तरह से अलग है। इसमें हम देखेंगे और हम जानते हैं कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत जो है फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया था, जिसे कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका में बांटा गया है। दोस्तों इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर जो है कार्यपालिका विधायिका जो है किस तरह से ये होती है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों कार्यपालिका विधायिका में हम देखते हैं कि न्यायपालिका में अगर हम देखें पहले तो न्यायपालिका की संरचना कैसे है। न्यायपालिका में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर कौन है, हाई कोर्ट, और फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट है। और क्या ये तीनों अलग अलग है कि तीनों एक ही में है।
तो हम देखेंगे कि तीनों एक ही में है, यानी इंटीग्रेटेड है, जिसे एकीकृत प्रणाली कहते हैं। हम दोस्तों देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका जो होती है वो इंटीग्रेटेड में है, मतलब ये एक दूसरे से अलग ना होके एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में आप उससे सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से ये लिंक है। वहीं अगर हम कार्यपालिका विधायिका देखते हैं तो कार्यपालिका विधायिका में हमें अंतर नजर आता है कि केंद्र में जो है कार्यपालिका दोहरी है, राज्य में भी दोहरी है। तो यूं कह सकते हैं कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका जो होती है दोहरी स्तर पर है, जबकि न्यायपालिका जो है एकीकृत यानी एकहरी स्तर पर है। दोस्तों कार्यपालिका और विधायिका में हम देखते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका जो होती है केंद्र और राज्य में अलग अलग होती है। केंद्र में जो होती है तो इससे पता चलेगा, एक नया चैप्टर निकलेगा, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध हम देखते हैं। इसके बाद हम सबसे नीचे इसको देखेंगे पंचायत को, जो कि हमारा लगभग अंतिम चैप्टर के रूप में होगा। दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि आखिर कार्यपालिका और विधायिका में क्या क्या है। हम देखते हैं केंद्र में कार्यपालिका और विधायिका पढ़ेंगे, वही तो हम देखेंगे कि केंद्र में कार्यपालिका में देखेंगे तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे, कैबिनेट कमेटी, इसके बाद अटॉर्नी जनरल और पार्लियामेंट के बारे में जानने में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हमारे आएंगे। इसके बाद दोस्तों वही चीज़ हम लोग देखेंगे राज्य के स्तर पर देखेंगे। राज्य के स्तर पर जो है कार्यपालिका और विधायिका, तो राज्य के स्तर पर हम देखेंगे कि गवर्नर को पढ़ेंगे, फिर सीएम को पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, कैबिनेट कमेटी को पढ़ेंगे, सॉलिसिटर जनरल को पढ़ेंगे, विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ेंगे। कौन सा जगह पर विधानसभा है और कौन सा जगह पर विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। और दोनों में जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि दोनों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है चुनाव का होना जरूरी है। तो हम फिर चुनाव भी पढ़ेंगे कि चुनाव क्या होता है, चुनाव आयोग के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में राजनीतिक दल क्या होता है और इससे रिलेटेड दल बदल कानून किसे कहते हैं, ये क्या होता है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, इसके बाद क्षेत्रीय पार्टी का महत्व क्या है। इस तरह से हम देखेंगे तो हम इसको भाग सी में बांट देंगे, खंड सी, और खंड डी में इसे बांट देंगे, खंड ई में इसे बांट देंगे, और जो खंड डी हमारा जो होगा दोस्तों वो पंचायती राज व्यवस्था होगा। और इससे पहले एक जो जरूरी चीज़ है कि हमारा जो देश में संसदीय प्रणाली लागू किया गया, आखिर वो क्यों लागू किया गया। इसमें हम देखेंगे कि संसदीय प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षीय प्रणाली से इसकी तुलना करेंगे कि क्यों जो है अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने का क्या क्या कारण रहा है, क्यों भारत में संसदीय प्रणाली को ही अपनाया गया, इसकी संसदीय प्रणाली की कुछ कमियां हैं वो क्या है, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो मुख्य अंतर है उसको हम देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं तो हम पूरा का पूरा पॉलिटी को एक दूसरे से को रिलेट करके देखते हैं और पूरा पॉलिटी हमारा लगभग खत्म हो जा रहा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हम ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पहला वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर दूसरा में हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें विभिन्न समितियाँ की कौन कौन से अनुच्छेद है। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान के बाद हम नागरिकता देखेंगे, नागरिकता में देखेंगे कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकों को नागरिकता किस प्रकार दी जाती है, इसका जो है समापन कैसे किया जा सकता है, संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ है। फिर हम मूल अधिकार देखेंगे कि मूल अधिकार का संविधान में उल्लेख कहाँ किया गया है, मूल अधिकार का हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, युक्ति निर्बंधन कब किया जा सकता है, मूल अधिकारों का जो दुरुपयोग कब किया गया, ये सब चीज़ को देखते हुए डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को भी हम देखेंगे कि डीपीएसपी क्या होता है, मूल अधिकार से डीपीएसपी में क्या अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों हम मूल कर्तव्य को बाद में संविधान में जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया,
कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया इसे। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि फिर हम तीसरा नंबर में चले जाएंगे सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसमें हम फिर देखेंगे कि जो हमने संसदीय प्रणाली अपनाए गए तो क्यों अपनाए गए। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, पहला चीज़ हम ये पढ़ेंगे, दूसरा चीज़ में हम पढ़ेंगे कि संविधान, तीसरा में ये, और फिर चौथा में हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पढ़ेंगे। और इसी में विधायिका और कार्यपालिका में हम इसको जोड़ देंगे कि संसदीय प्रणाली क्या होती है, इसमें क्या अध्यक्ष, इस चीज़ को जोड़ देंगे पूरा। और इसके बाद हम इसमें जाएंगे कि राज्य और केंद्र के स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका को देखेंगे कि राज्य के स्तर पर केंद्र में क्या प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, केंद्र के स्तर पर ये चीज़ होती है, राज्य के स्तर पर इसमें, और दोनों के लिए क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध होगा, चुनाव दोनों के लिए होंगे, दोनों में राजनीतिक दल होंगे, दल बदल कानून होंगे, गठबंधन की सरकार होगी। फिर हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे और अंत में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि न्यायपालिका जो होती है, कि न्यायपालिका क्या होती है, यानी कि जुडिशरी को पढ़ लेंगे कि न्यायपालिका भारत में सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है, और इसके बारे में पढ़ के हम लगभग संविधान को ख़त्म कर दें। यही हमारा पढ़ने का एक तरीका है। और इस ढंग से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा पॉलिटी पर जो होगा एक अलग से पकड़ होगी, इसमें समझने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, ना कि रटने की। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।